गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग इंपॉर्टेंट डायग्राम्स के बेसिस पे एटम के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें बेसिकली हम लोगों का न्यूक्लियर फिजिक्स का कॉन्सेप्ट ही होगा सारा का सारा। किस तरह से शुरुआत हुई एटम के बारे में डिस्कशन की, वहीं से हम लोग देखना चाहेंगे। सबसे पहले प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम आया, जिसमें साइंटिस्टों ने ऐसा माना कि एक डेफिनेट रीजन के अंदर, ये कोई क्लोज बाउंड्री नहीं होती, एक डेफिनेट रीजन होता है, इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं और नेगेटिव पार्टिकल्स हैं वो एक साथ रहते हैं। डिस्टेंस देखने में ही आज हम लोगों को अजीब सा लगता है कि जब अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में, तो ये एक रीजन के अंदर अलग अलग कैसे रह सकते हैं। डिस्टेंस बिल्कुल फैक्ट है कि ये जो प्लम पुडिंग मॉडल था ये बहुत दिनों तक सस्टेन नहीं कर पाया और अल्टीमेटली इसको हम लोगों ने डिस्कार्ड किया और फिर आगे हमारा जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है रदरफोर्ड का वो आया। डिस्टेंस ये एक छोटा सा ब्रीफ डायग्राम दे रखा है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का। यहां हमने एक केविटी ली हुई है रेडियो एक्टिव सोर्स की, जहां से अल्फा पार्टिकल्स को हम निकाल सकते हैं। अल्फा पार्टिकल क्या है? ये न्यूक्लियस है हीलियम का, 2He4 का न्यूक्लियस है। अब कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर ये न्यूक्लियस जब तक पता ही नहीं था, जब तक इसकी स्टडी चल रही थी तो हमने इसको कैसे कह दिया। हाँ ठीक है स्टूडेंट्स, बाद में हम लोगों ने नाम दिया, डिफरेंट कॉन्सेप्ट को थे। चलिए, अब इसमें लेड ब्लॉक के अंदर हम लोगों ने रखा है, क्योंकि लेड हमारा जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाता है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलने वाले रेडिएशंस हैं। रेडिएशन इसके बाद हमने कॉलीमीटर लगाया, तो जो अल्फा पार्टिकल्स यहां से निकल रहे थे उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम लोगों ने कॉलीमीटर लगाया हुआ है। देन आफ्टर डिस्टेंस हम लोग बात करेंगे, यहां पे गोल्ड फॉइल रखी। व्हाई वी हैव प्रीफर्ड और रदरफोर्ड प्रीफर्ड गोल्ड फॉइल? एग्जैक्टली जो गोल्ड होता है ये मैल्यूएबल होता है, इसकी बड़ी बड़ी चादर हम लोग बना सकते हैं और चादर भी इस ऑर्डर की बना सकते हैं कि उसकी जो थिकनेस है वो निश्चित रूप से एटॉमिक साइज की ही होगी। आपने देखा होगा जब काजू कतली खाते हो तो उसके ऊपर क्या लगा होता है? सिल्वर फॉइल लगी होती है। रेस्टोरेंट्स में होम फॉइल की बात नहीं कर रहा, सिल्वर फॉइल की बात कर रहा हूं। होम फॉइल तो वो है जिसमें आप पराठे रैप करके ले जाते हो यार, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिल्वर फॉइल की बात कर रहा हूं। तो जब चांदी की परत आप देखते हो तो उससे भी ज्यादा वैल्यूएबिलिटी होती है गोल्ड की। अल्टीमेटली हम लोगों ने यहाँ पे गोल्ड को लिया, या रदरफोर्ड ने गोल्ड को लिया। अब यहां से जो निकलने वाले अल्फा पार्टिकल्स हैं उनको हमने जिंक सल्फाइड की प्लेट के ऊपर डाला, क्योंकि ये फ्लोरोसेंस डेवलप करती है, यानी हम इजीली इसको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम लोगों ने यहां होने वाले डेविएशंस को, एंगल्स को मेजर करने की कोशिश की। रेस्टोरेंट सारा का सारा कॉन्सेप्ट हमारा वैक्यूम चैम्बर के अंदर था, जिससे ऑक्सीडेशन या सीधे सीधे मैं कहूं आग लगने वाली चांसेस ना हो। भाई ऑक्सीडेशन को हम लोग फायरी तो कहते हैं, आग लगने में भी तो ऑक्सीडेशन ही होता है, और क्या होता है। चलिए, तो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ये हम लोगों ने इस तरीके से अरेंज किया। देन आफ्टर हम लोग बात करना चाहेंगे थ्योरेटिकल प्रेडिक्शंस की। तो यहां हमने ये देखा कि जितने भी अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड कर रहे हैं उनका एक मेजर पार्ट बड़े एंगल्स पे डिफ्रैक्ट हो जाता है और एक काफी माइनर पार्ट क्या होता है? स्मॉलर एंगल्स पे डिफ्लेक्ट होता है। अब ये मेजर एंगल्स और माइनर एंगल्स क्या है या स्मॉल एंगल्स क्या है, मैं इसको यहाँ थीटा एंगल कहता हूँ, यहाँ पर भी थीटा एंगल कहता हूँ। तो जो नेक्स्ट फिगर है उसमें हम लोगों को ये बात क्लियर हो जाएगी, या मैं ऐसे कह सकता हूँ, ये देखिए, ये मेरे पास न्यूक्लियस, यहाँ से बॉम्बार्डमेंट हुआ, ये बॉम्बार्डमेंट, ये बॉम्बार्डमेंट, ये इसका एक्शन ऑफ लाइन। अब यहाँ से ये यहाँ तक तो सीधा गया, यहाँ के बाद ऐसे डेविएट हो गया, ये यहाँ के बाद डेविएट हो गया। अब ये मेरा सपोज या तो ऐसे डेविएट हुआ या तो सेम पाथ को ट्रेस करते हुए वापस आ गया। तो डिस्टेंस इस केस में डिफ्लेक्शन 80% 180 डिग्री है। इस केस में जो डिफ्लेक्शन है वो 90 से बड़ा है। इस केस में जो डिफ्लेक्शन है काफी छोटा है। इस केस में जो डिफ्लेक्शन है काफी छोटा है। तो यहां जो हम लोगों ने दिखा रखा है डिस्टेंस वो वही है कि देखिए, जो बड़े एंगल से स्कैटर होने वाले अल्फा पार्टिकल्स हैं वो कंपैरेटिवली काफी कम है, ये बीच वाले, और जो छोटे एंगल से स्कैटर होने वाले अल्फा पार्टिकल्स हैं उनकी नंबर काफी ज्यादा है। तो ये डायग्राम आप लोग यहाँ पे देखेंगे।
आगे बढ़ना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स। ये देखिए अगेन उसी डायग्राम को दिया हुआ है हमने। मैं एंगल्स को यहां पे और भी एक बार एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ये जो अल्फा पार्टिकल नंबर 4 है ये 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट होके आ रहा है। ये जो अल्फा पार्टिकल नंबर 4 है ये मेरा जिस पाथ पे जा रहा था उसी पे वापस आ रहा है। 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन। इसकी बात करूं तो मोर देन 90 है, इसकी बात करूं तो लेस देन 90 है, इसकी बात करूं तो और भी छोटा एंगल है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो सॉलिड पार्ट है या जो पॉजिटिव चार्ज है वो मेरा बिल्कुल छोटा सा है और इसके सराउंडिंग की जो चीजें हैं वो कंपैरेटिवली काफी कम डेंसिटी के साथ में है, जहां हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कह सकते हैं। अब चूंकि आउटर रीजन के जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो स्मॉल एंगल के साथ तो डिफ्लेक्ट हो ही रहे हैं, साथ में इनका मोमेंटम भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो मेरे पास आउटर रीजन है इस आउटर रीजन में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस निकाली थी रदरफोर्ड ने। ये देखें इस डिस्टेंस को हमने कहा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है? अल्फा पार्टिकल सब लोग जानते हैं पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस सब लोग जानते हैं पॉजिटिवली चार्ज है। तो जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल नजदीक जाएगा तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्सेस काम करेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव पॉजिटिव एनर्जी का कॉन्सेप्ट होगा, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे स्मॉल के 2ze²/r0 कहा है। अब यहाँ जेड भी लगाने की जरूरत हम लोगों को इसलिए पड़ती है कि हमने यहाँ पे गोल्ड का क्या लिया था, एटम लिया था। अगर गोल्ड नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम लोग इस जेड को चेंज कर देंगे। बेशक यहाँ से जिस एनर्जी से हमने इसको प्रोपेगेट किया वो काइनेटिक एनर्जी थी, तो ये हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी थी। अब ये अल्फा पार्टिकल वहां तक जाएगा जहां तक इसकी काइनेटिक एनर्जी 100% यूटिलाइज होती है पोटेंशियल एनर्जी के साथ में। तो मैंने यहाँ सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन लगाया हुआ है। हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू k2ze²/r0 दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। यहीं से हम लोगों ने r0 को सेपरेट करके दे दिया। तो ये है हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। एग्जैक्टली इट इज नॉट रेडियस ऑफ एटम, ये एटम की रेडियस नहीं है, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। साइंटिस्टों ने ऐसा कंक्लूड किया कि जो डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है, उसका 1/10 रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं इंपैक्ट पैरामीटर को लेकर के। देखिए ये इंपैक्ट पैरामीटर का कॉन्सेप्ट है। इंपैक्ट पैरामीटर बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है सेंट्रल एक्सिस और पर्टिकुलर अल्फा पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर के बीच का। हर अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर अलग होगा डियर स्टूडेंट्स। तो जब मैं इंपैक्ट पैरामीटर की बात करूंगा तो कोई भी इंपैक्ट पैरामीटर एक पर्टिकुलर अल्फा पार्टिकल के लिए होगा। अब ये डिस्प्लेसमेंट जो भी हम लोग यहां पे दे रहे हैं ये भी हमें उस जगह पर मेजर करना है जहां इसका रिपल्सिव फोर्स अल्फा पार्टिकल के साथ में नेग्लिजिबल हो या जीरो हो जाए। यानी हम ये जो इंपैक्ट पैरामीटर है इस न्यूक्लियस के नजदीक मेजर नहीं करेंगे, हमें न्यूक्लियस से काफी दूर जाकर के इंपैक्ट पैरामीटर को मेजर करना होगा। रेफरेंस इंपैक्ट पैरामीटर के लिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। नॉर्मली जो क्वेश्चन मिलता है वो आपको b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cot θ/2 के ऊपर मिलता है, बाकी सब चीजों के ऊपर कुछ खास नहीं मिलता। सिंपली दैट इज 1/4πε0, ये मानते हुए कि यहाँ पे वैक्यूम है, Ze², Z यहाँ पे न्यूक्लियस का क्या है, एटॉमिक नंबर है, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, cot θ/2 वही डिफ्लेक्शन एंगल है, हाफ mv² जो काइनेटिक एनर्जी यहां से दी थी। तो रेजिस्टेंस इंपैक्ट पैरामीटर का जो न्यूमेरिकल है वो आपको इसके ऊपर जनरली मिलता है, बाकी फॉर्मूला ये होता है और डायरेक्टली इसको याद करेंगे, इसके लिए कोई डेरिवेशन या किसी चीज की जरूरत हम लोगों को नहीं है। आगे बढ़ते हैं रेजिस्टेंस। रदरफोर्ड ने सारी की सारी चीजों को अच्छे से लिया, लेकिन वो एक छोटी सी गलती कर गए। गलती ये कर गए कि जो ऑर्बिट्स का साइज था उसको उन्होंने कहा कि ये धीमे धीमे करके कम हो रहा है, और गलती भी नहीं थी इनकी। बेसिकली इनका सोचना ये था
किसी भी एटम से जो स्पेक्ट्रल लाइंस निकलती है तो उसमें कहीं ना कहीं एनर्जी लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से स्पेक्ट्रल लाइंस निकलती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन्होंने ऐसा कहा कि ये एनर्जी रेडिएट करते हुए अंदर जा रहा है, यानी एनर्जी को लूज करते हुए अंदर जा रहा है। तो एक टाइम ऐसा जरूर आएगा कि जो भी मेरा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में जाकर के जंप कर जाएगा और एटम का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा कभी होता नहीं है। एटम कभी भी मरता नहीं है। एटम की सिर्फ हम लोग फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, वो भी रेडियो एक्टिव जो हमारी रिएक्शंस होती हैं उनकी फॉर्म में। अदरवाइज तो एटम हमारा कैसा रहता है, ऑलवेज सर्वाइवल में रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो कॉन्सेप्ट था सिर्फ ये क्लोज ऑर्बिट्स की वजह से या डिक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स की वजह से फेलियर हो गया। इसके बाद कॉन्सेप्ट दिया बोर ने। तो बोर ने जो रेडियस थी उनको फिक्स किया, या जो एटॉमिक ऑर्बिट्स हैं उनको फिक्स किया। उन्होंने कहा कोई इलेक्ट्रॉन कभी भी एनर्जी को रेडिएट करते हुए अंदर की तरफ नहीं जाता। टाइम बीइंग वो कभी एनर्जी को रेडिएट करता है तो कभी एब्जॉर्ब भी करता है, यानी जो फिक्स ऑर्बिट्स हैं उन फिक्स ऑर्बिट्स में वो ट्रांजिट होता रहता है, कभी इनर ऑर्बिट से आउटर में आता है, कभी आउटर से इनर में आता है। तो ये बोर का कॉन्सेप्ट था। अब इसमें जो हमारे पास क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो सिंपल सा ये है, डी ब्रोगली की हेल्प से दिया गया है। क्या है कि भैया जो ऑर्बिट की फिक्स रेडियस है या सर्कमफ्रेंस है 2 पाई आर, वो एन लैम्डा के बराबर होगी। और लैम्डा यहां पे क्या है, रेडिएटेड वेवलेंथ है। जब भी किसी इलेक्ट्रॉन से एनर्जी निकलेगी तो वो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में ही निकलेगी। तो जो वेवलेंथ है, डी ब्रोगली वेवलेंथ है, उसका जो एन टाइम्स है इंटीग्रल मल्टीपल है वो 2 पाई आर के बराबर होगा। स्टूडेंट्स, ये कुछ बिलीफ्स इन्होंने दिए। only a certain number of de Broglie wavelengths would fit in the electron orbit, and discrete standing waves characteristic frequency और wavelength correspond to the discrete orbits। बोर की थ्योरी है। सबसे पहले ये बोर ने कहा था कि भैया जो ऑर्बिट्स हैं वो बिल्कुल फिक्स साइज के अंदर ही होती हैं, और वो फिक्स साइज हम डिफाइन कर सकते हैं 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा से। यहां से डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट हमने लिया, लैम्डा इक्वल्स टू एच ओवर एम बी होता है, सब लोग पीछे वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। अगर हम इन दोनों ही चीजों को, यानी बोर के पोस्टुलेट को और डी ब्रोगली के पोस्टुलेट को, दोनों को ही क्लब करते हैं तो हम लोगों को 2 पाई आर इक्वल्स टू एन एच ओवर एम बी मिल जाता है। और यहां से मैं एम से मल्टीप्लाई करूंगा, बोर मैग्नेट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट याद आ गया होगा आपको। तो एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू एन एच ओवर 2 पाई होता है। और जो सेकंड पोस्टुलेट है वो है हमारा एच न्यू इक्वल्स टू ई टू माइनस ई वन, यानी जब आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो दोनों एनर्जी डिफरेंस के बराबर ही मेरे को रेडिएशन मिलेगा। तो एग्जैक्टली इट इज नॉट वी, इट इज फ्रीक्वेंसी, रेडिएटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये भी हमारा बोर का ही पोस्टुलेट है। अब बोर के पोस्टुलेट्स को मैं अगर करेक्टराइज करना चाहूं, नेमिंग करना चाहूं डियर स्टूडेंट्स, तो यहीं से कर सकता हूं। सबसे पहला तो क्लोज ऑर्बिट के अंदर होता है, तो क्लोज ऑर्बिट के अंदर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा, पहला मेरे को मिल जाता है। और सेकंड जो मेरे को मिल जाता है वो मिल जाता है डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स का एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में। तो एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू एनएच ओवर 2 पाई, ये मेरे को मिल जाता है। और थर्ड वन की मैं बात करता हूं तो थर्ड वन में किसी भी आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो उसमें जो एनर्जी बाहर निकलेगी, रेडिएट होगी, जिसको मैं एच न्यू कहता हूं, वो एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के बराबर होगी। सपोज दैट इज E1, दैट इज E1, दैट इज E1 और दैट इज E2। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट है, तीन पोस्टुलेट्स हैं बोर के, इनके बेसिस पे हाइड्रोजन लाइक जो एटम्स हैं उनको इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्लोज ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट जिसके अंदर सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज और ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज, ये बोर का मॉडल मिल गया। यहां से हम लोगों ने टोटल एनर्जी की बात की है। तो डियर स्टूडेंट, जब भी कोई ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो जस्ट लाइक ए प्लैनेटरी सिस्टम, आपने सबने ग्रेविटेशन का चैप्टर पढ़ा था 11th में। तो जब भी कोई प्लैनेट सन के चारों तरफ घूम रहा होता है, या एक दूसरा एग्जांपल मैं ले सकता हूं, अर्थ के चारों तरफ मून घूम रहा होता है, या कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट घूम रहा होता है, तो जब उसके एनर्जी कंप्यूटेशन की बात आती है तो एनर्जी कंप्यूटेशन में हम लोगों को दोनों ही एनर्जी लेनी होती है, काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को मैं यहां पे प्लेस करूंगा। तो देखिए ये मेरे को कॉन्सेप्ट मिलता है जस्ट लाइक दैट इज k z e स्क्वायर ओवर 2r,
यहाँ से मैं अगर वैल्यूज को प्लेस करता हूँ ज्यादा से ज्यादा कांस्टेंट लाने के लिए, तो यहाँ मैं एनर्जी को इस फॉर्मूले से प्लेस कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। सब लोग जानते हैं K क्या है, वही 1/4πε0 वैक्यूम कंसीडर करते हुए। Z है मेरा एटॉमिक नंबर, E है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, बाकी बात करता हूँ दैट इज मास, अगेन E, N मेरा नंबर ऑफ ऑर्बिट है, और H जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो डिस्टेंस किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो मैं इस तरीके से यहाँ पर प्लेस कर सकता हूँ। अब डिस्टेंस जब भी ट्रांजिशन होगा, यानी किसी एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो यहाँ से रेडिएशंस होंगे। यही हमारा बोर का पोस्टुलेट है। इसको हम लोग hc/λ या h न्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। हमने दो अलग अलग एनर्जी लेवल्स लिए और एनर्जी लेवल्स को लेकर के यहां जो निकलने वाली फ्रीक्वेंसी है उसको कंप्यूट करने की बात की। ये ब्रैकेट के बाहर जितना भी ये बड़ा सा हिस्सा दिख रहा है ये सारा कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता है तो इजीली आप इसकी वैल्यू डाल सकते हैं। नॉर्मली हम लोग इसको आर से, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, आगे दे भी रखा होगा कहीं। ये हमारा नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं, n1 n2 की बात की हमने। ये रिडवर्क कांस्टेंट जो अभी हम लोग बात कर रहे थे आर की वैल्यू के बारे में। अब होने वाले ट्रांजिशंस को नाम दिए डिफरेंट साइंटिस्ट के नेम्स के बेसिस पे, जिसने जब जो इन्वेंट कर लिया, जिसने जिसके बारे में बता दिया, रिसर्च कर ली। यहां से हम लोग देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, देखिए बड़ा मजेदार सा केस है। किसी भी आउटर ऑर्बिट से अगर फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो निकलने वाली सीरीज को मैं लाइन 1 सीरीज कहूंगा। इसमें नॉर्मली अल्ट्रावायलेट रीजन होता है और कुछ पार्ट विजिबल का होता है। स्टूडेंट सेकंड कॉन्सेप्ट, किसी भी आउटर एनर्जी लेवल से सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो जो भी रेडिएशंस होंगे उन सारे रेडिएशंस के कॉम्बिनेशन को मैं बामर सीरीज कहूंगा। तो बामर सीरीज का जो फर्स्ट हाफ है वो विजिबल रीजन होगा और जो लाइमन सीरीज का सेकंड हाफ है वो विजिबल रीजन होगा। इसी तरह से पार्शियल सीरीज का कॉन्सेप्ट है जिसमें इंफ्रारेड रेडिएशंस नॉर्मली हम लोगों को मिलते हैं। किसी भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट से या आउटर ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में ट्रांजिशन हो रहा है तो दैट इज पार्शियल सीरीज, इसमें इंफ्रारेड निकलता है। रेडिएशन किसी भी आउटर एनर्जी लेवल से अगर n = 4 में ट्रांजिशन हो रहा है दैट इज ब्रैकेट सीरीज। अब लास्ट बचा पी फंड। आउटर एनर्जी लेवल से अगर एनर्जी लेवल 5 में कोई भी ट्रांजिशन हो रहा है तो दैट विल बी टर्म्ड एज पी फंड सीरीज। तो रेजिस्टेंस ये ट्रांजिशन है। अब देखिए नॉर्मली मैं देखूं ये वाले ट्रांजिशन को तो ये प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन एक कॉन्सेप्ट दे रखा है, एनर्जी का डिफरेंस तो हम निकाल ही सकते हैं मैथमेटिकली। तो नॉर्मली जो ट्रांजिशंस होते हैं वो बाई पार्ट होते हैं, जैसे 6 ऑर्बिट से 4th में आ गया, 4th से 2nd में आ गया, व्हाटएवर, तो 3rd से 1st में आ गया। तो कभी भी लंबे ट्रांजिशंस नहीं होते प्रैक्टिकली, लेकिन कोई भी ट्रांजिशन कभी भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, ध्यान रहे ये सारा कॉन्सेप्ट जो हमने दिया है दैट इज ओनली फॉर हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स स्टूडेंट्स। बाकी के जो दूसरे एटम्स हैं उनके लिए कुछ एजम्पशंस हम लोग देते हैं और उन एजम्पशंस के बेसिस पे आगे बढ़ते हैं। एट प्रेजेंट हम लोग यही एनर्जी लेवल्स की बात करेंगे। जो फॉर्मूला हमने अभी दिया था उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ एनर्जी को याद भी कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा रहता है अगर आप याद करें। जैसे ये जो मेरा ग्राउंड एनर्जी स्टेट है इसमें एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद जो एनर्जी मिलती है -3.4, -1.5, -0.85, -0.54। अब मान लीजिए कोई ट्रांजिशन मेरा यहां से और यहां हो रहा है तो मेरे पास एनर्जी लेवल्स हैं 0.85 है और -3.4 है। मैं इन दोनों को डिफरेंस निकालता हूं और डिफरेंस निकाल करके उसको जूल में कन्वर्ट करता हूं। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, जूल में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है बिकॉज़ ऑफ ऑल दीस वैल्यूज आर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो जूल में आप कन्वर्ट करेंगे, देन आफ्टर इसको h न्यू के बराबर प्लेस करेंगे, तो जो भी निकलने वाली फ्रीक्वेंसी होगी वो मैं आपको बता सकता हूं कैलकुलेशन के बेसिस पे। तो नॉर्मली आप लोगों को न्यूमेरिकल भी यहां से मिल जाता है। अब ये पूरा का पूरा डायग्राम अगर आपने आईज के अंदर रख लेते हो, अगेन इसको एक बार फोटोकॉपी कराओ या अपने हाथ से बनाओ, अपनी स्टडी टेबल के ऊपर लगा लो, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल के और सीबीएसई के बनते हैं। तो मैं समझता हूं वो सारे आपके क्लियर हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस डायग्राम पे ही कुछ चीजें और डिस्कस करेंगे। जैसे ये हमें मिल रहा है यहाँ पे विजिबल रीजन, यहाँ उसने अल्ट्रावायलेट रीजन की बात की। आप देख रहे होंगे सारे एनर्जी लेवल जस्ट लाइक सैटेलाइट सिस्टम नेगेटिव साइन के साथ होते हैं। तो जो ग्राउंड स्टेट है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, वो भी विद नेगेटिव साइन होती है। और जो हम लोग इनफाइनाइट पर ऑर्बिट की बात करते हैं उसकी एनर्जी जीरो होती है। तो डियर स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड का ध्यान रखना है और माइनस का साइन लगा है इस बात का भी ध्यान रखना है। ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हमने यहां पे दिखा रखे हैं। -13.6 ओवर 2 स्क्वायर ओवर 3 स्क्वायर ओवर 4 स्क्वायर ओवर 5 स्क्वायर। तो डिफरेंट एनर्जी हमारी यहां से आ सकती है। अब जिस बच्चे की कैलकुलेशन अच्छी है वो तो सिर्फ जो है कॉन्सेप्ट याद रखेगा, -13.6 याद रखेगा, बाकी कैलकुलेट कर ही लेगा। और जिन बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बात करनी है तो वो इतना कहां कैलकुलेट करते फिरेंगे, कहां उनके पास टाइम होगा, वो इन पूरी वैल्यूज को याद कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट थे हमारे। अब हम लोग बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ बोर थ्योरी के। वैसे तो कुल मिलाकर के आज भी बोर की थ्योरी ही चल रही है, लेकिन बोर में एक दूसरे साइंटिस्ट हैं बरी, तो बोर और बरी दोनों को मिलाकर के जो हमारी थ्योरी है वो आजकल हमारी चल रही है। बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशंस इसमें नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी इसमें कुछ लिमिटेशंस थी, उन लिमिटेशंस की बात करते हैं। मैं यहाँ ब्रीफ ही करना चाहूँगा आपको। द थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक। सबसे पहला तो यही ड्रॉबैक है, जो बड़े एटम्स हैं उनके लिए ये थ्योरी हमारी एज इट इज वैलिड नहीं है। ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती फाइन फीचर्स को। फाइन फीचर्स क्या है कि कोई भी दो ट्रांजिशन के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो एच न्यू के टर्म्स में हमने डाल दिया, निकल के आ गया, लेकिन कई बार हम लोगों को वो फ्रीक्वेंसीज नहीं मिलती, उनसे भी फाइन फ्रीक्वेंसीज मिलती हैं, तो उनका एक्सप्लेनेशन बोर नहीं कर पाते। नॉट एक्सप्लेन वाई ओनली सर्कुलर ऑर्बिट्स बी चूजन। अब बोर ने कहा कि भैया सारी ऑर्बिट जो है वो कैसी हैं, सर्कुलर है, लेकिन बिहेवियर में ऐसा होता नहीं है। कई सारी ऑर्बिट्स इलिप्टिकल भी हम लोगों को मिलती हैं, तो इसका एक्सप्लेनेशन बोर नहीं दे पाए, देने की जरूरत भी नहीं थी। उन्होंने तो अपना एक्सप्लेनेशन जो दिया था वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के लिए दिया था। अब डियर हाइड्रोजन में तो आपको पता है एक ही ऑर्बिट होती है जो नॉर्मली सर्कुलर ही होती है। Distance as electrons exhibit wave properties also, so orbits of electrons cannot be exactly defined in the Bohr theory. अब चूंकि वेव प्रॉपर्टीज यानी कंटिन्यूअस एनर्जी प्रोपेगेशन का कॉन्सेप्ट भी होता है, तो उसको बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बोर थ्योरी डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द रिलेटिव इंटेंसिटीज। डिस्टेंस जो हम लोगों को स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं ट्रांजिशन की, उनकी डिफरेंट इंटेंसिटी होती है, किसी की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, तो इस बात का एक्सप्लेनेशन भी बोर नहीं कर पाए। देन आफ्टर फाइनली जो लास्ट ड्रॉबैक है वो है दे डज नॉट एक्सप्लेन द फर्दर स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, अगर उनको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से पास ऑन करें तो वो टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, जिसको हम लोग जीमन इफेक्ट कहते हैं। तो जीमन इफेक्ट वो नहीं बता पाए। ऐसे ही अगर मैं स्पेक्ट्रल लाइंस को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस के अंदर से पास ऑन करता हूं तो वो टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, जिसे हम स्टार्क इफेक्ट के नाम से जानते हैं, उसको भी बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ ड्रॉबैक्स थी। मैं समझता हूं आपको एक क्विक रिवीजन मिल गया होगा। आपके सीबीएसई एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वेटेज काफी ज्यादा है, मेहनत कंपैरेटिवली काफी कम है, एक भी टॉपिक आपको यहां पे स्किप नहीं करना है। ये सारे टॉपिक आपको तैयार करने हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, यू हैव टू वेट अप टू योर टेस्ट। थैंक्स अ लॉट, कीप सेफ, बी सेफ।